हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लर्न करेंगे इसोफेजियल वेरिसिस। इसमें दो वर्ड्स आ जाते हैं। इसोफेगस मींस फूड पाइप एंड वेरिसिस मींस एबनॉर्मल वेन्स और एबनॉर्मल एनलार्ज्ड वेन्स। तो इसमें हम आज लर्न करेंगे डेफिनेशन क्या है, टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं इसोफेजियल वेरिसिस के, पैथोफिजियोलॉजी, साइंस एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट एंड नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट विद इसोफेजियल वेरिसिस। First of all, definition. Esophageal varices are abnormal enlarged veins in the lower esophagus. जो ईसोफेगस का लोअर पार्ट है वहाँ पे एनलार्ज्ड वेन्स हो जाती हैं एबनॉर्मल। और वेन्स वैसे तो नॉर्मल होती है, उसका जो साइज़ है, शेप है, वो नॉर्मल होती है नॉर्मल कंडीशंस में। लेकिन कई बार एबनॉर्मल एनलार्ज्ड वेन्स हो जाती हैं ईसोफेगस के लोअर पार्ट में, तो उसको हम कहते हैं ईसोफेजियल वेरिसिस। तो इसोफेजियल वेरिसिस जो मोस्ट कॉमनली जिनको पोर्टल हाइपरटेंशन होती है, मतलब जिनका लिवर डिजीज़ के कारण हाइपरटेंशन रहती है, उसको पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। तो उसके कारण इसोफेजियल वेरिसिस होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अगर ये इसोफेजियल वेरिसिस छोटी हैं तो उनका कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होता, लेकिन अगर बड़ा साइज़ है और ये रप्चर हो जाती हैं तो ये ब्लीडिंग कॉज करती हैं और वो कंडीशन जो है काफ़ी सीरियस होती है और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ये है डेफिनेशन। एंड टाइप्स इसकी ग्रेड्स में डिवाइड होती हैं। ग्रेड 1 में जो वेन्स हैं वो छोटी रहती हैं और स्ट्रेट होती हैं, मतलब सीधी होती हैं। जो ग्रेड 2 है उसमें वेन्स जो है इसोफेगस की जो वेन्स हैं उनका थोड़ा साइज़ बढ़ जाता है और टॉर्टुअस मीन्स मतलब ईजिली रप्चर होने वाली जो वेन्स हैं, मतलब एनलार्ज्ड हो जाती हैं, बल्ज हो जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्रेड 2 इसोफेजियल वेरिसिस। ग्रेड 3 में क्या होता है, लार्ज बल्जिंग वेरिसिस एट हाई रिस्क ऑफ रप्चर। मतलब वेन्स का जो साइज़ है बढ़ जाता है, लार्ज हो जाती हैं वेन्स। बल्जेस वेरिसिस मतलब जो वेन्स हैं वो बाहर को बल्ज करना शुरू हो जाती हैं और इसका जो रप्चर होने के चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं एट हाई रिस्क ऑफ रप्चर। देन ग्रेड 4 में जो वेन्स का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये काफ़ी बाहर को निकलनी शुरू हो जाती हैं, प्रोट्रूडिंग होती हैं, बल्जिंग भी होती हैं, प्रोट्रूडिंग भी होती हैं और इसमें ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्लीडिंग की हाई टेंडेंसी होती है इनकी, ब्लीडिंग होने की और रप्चर होने की और उसके बाद ब्लीडिंग होने की। ये है टाइप्स ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। अब देखते हैं कि इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है इंक्रीज्ड प्रेशर इन द पोर्टल वेन ड्यू टू लिवर सिरोसिस। जो पर्सन्स को लिवर सिरोसिस डिजीज़ है तो उसके कारण जो पोर्टल वेन है उसमें जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है और वो प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से इसोफेजियल वेरिसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन कॉज है। सेकंड है लिवर सिरोसिस। कोई अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, मतलब पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करता है, उसके कारण पर्सन को अगर लिवर डिजीज़ हो जाए। जहाँ वायरल हेपेटाइटिस मतलब हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी अगर इन्फेक्शन हो जाता है पेशेंट को, वायरल इन्फेक्शन, तो उसके कारण भी इसोफेजियल वेरिसिस के जो चांसेस हैं बढ़ जाते हैं। अगर पर्सन को फैटी लिवर डिजीज़ है तो उसके कारण भी
इसोफेजियल वेरिसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड है पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। अगर पोर्टल वेन में ब्लड क्लॉट बन जाता है तो वो क्लॉट जो है उसके कारण भी इसोफेजियल वेरिसिस हो सकता है पेशेंट को। देन सिस्टोसोमियासिस। सिस्टोसोमियासिस एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है और ये जो पैरासाइट है ये लिवर को डैमेज कर देता है और इसके कारण लिवर फाइब्रोसिस हो जाता है और जिसके कारण जो लिवर फाइब्रोसिस है उसके कारण इसोफेजियल वेरिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन बड चेरी सिंड्रोम। इसमें जो हिपैटिक वेन है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, वो किसी क्लॉट के कारण जहाँ थ्रोम्बस के कारण जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, बंद हो जाती है हिपैटिक वेन, तो उसके कारण इसोफेजियल वेरिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन कंजेनिटल लिवर डिजीज़, ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके कारण कि इसोफेजियल वेरिसिस जो पेशेंट को हो सकता है। तो ये है इसके कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स। देन पैथोफिजियोलॉजी क्या रहती है? सबसे पहले मतलब कि जो डिज़ीज़ का प्रोसेस है वो कैसे होता है। अगर किसी पेशेंट का लिवर डैमेज हो जाता है किसी सिरोसिस की वजह से, लिवर सिरोसिस की वजह से, जहाँ फाइब्रोसिस की वजह से, जहाँ हेपेटिक वेन की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, जहाँ पोर्टल वेन की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सबसे पहले पेशेंट का लिवर डैमेज होगा। उसके बाद क्या होगा कि पोर्टल वेन में जो ब्लड फ्लो है उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है और पोर्टल वेन में हाइपरटेंशन जो है वो बढ़ जाती है। मतलब पोर्टल वेन का जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, उसको हम कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। उसके बाद क्या होगा कि ब्लड इज़ डाइवर्टेड टू अल्टरनेटिव पाथवेज इंक्लूडिंग द इसोफेजियल वेन्स। पोर्टल वेन में ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से, रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से, जहाँ पोर्टल वेन में क्लॉट होने की वजह से, थ्रोम्बस बनने की वजह से ब्लड जो है दूसरे जो रास्ते हैं, दूसरा जो पाथवे है उसमें डाइवर्ट हो जाता है और ब्लड जो है ज़्यादा इसोफेजियल वेन्स में ज़्यादा जाना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो इसोफेगस की वेन्स हैं वो एनगॉर्ज हो जाती हैं, मतलब वो बड़ी हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं। मतलब उनका साइज़ भी बढ़ जाता है और वो वीक हो जाती हैं, मतलब उनकी वॉल जो है वो वीक हो जाती है और ये कई बार बल्ज हो जाती हैं, कई बार प्रोट्रूड करती हैं और उसके कारण जब वेन्स में इसोफेगस की जो वेन्स हैं उनमें प्रेशर बढ़ने की वजह से रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसोफेगस की जो वेन्स हैं। तो ये है इसोफेजियल वेरिसिस होता कैसे है, उसका क्या प्रोसेस है। देन साइंस एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं इसोफेजियल वेरिसिस के। शुरुआत में जहाँ स्टार्टिंग जो स्टेज है वो एसिम्प्टोमेटिक, मतलब कोई भी सिम्टम्स जो हैं वो पैदा नहीं होते हैं, कोई भी सिम्टम्स जो हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। और उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है, जहाँ लिवर सिरोसिस हो जाता है, जहाँ लिवर फाइब्रोसिस हो जाता है, तो उसके बाद जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं और माइल्ड सिम्टम्स और सीवियर सिम्टम्स अपीयर होते हैं। माइल्ड सिम्टम्स में डिस्पेप्सिया होता है पेशेंट को और एसिड रिफ्लक्स, जो एसिडिटी होती है, और डिस्पेप्सिया होता है पेशेंट को, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद अगर कंडीशन ज़्यादा वर्स हो जाती है, जहाँ वेन्स में जो इसोफेगस की वेन्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसके कारण सीवियर सिम्टम्स अपीयर होते हैं। सीवियर सिम्टम्स में है हेमेटेमसिस। हेमेटेमसिस का मतलब है कि वॉमिटिंग जो पेशेंट को होती है वो उसमें ब्लड आता है, जहाँ
पेशेंट ब्लड की वॉमिट करता है, हेमेटेमेसिस। देन मेलिना, मेलिना का मतलब है ब्लैक टेरी स्टूल्स। इसमें जो जब पेशेंट स्टूल पास करता है तो उसमें ब्लड आता है, जहाँ अगर उसमें ब्लड जो है वो ओकल्ट ब्लड है या मतलब छुपा हुआ ब्लड है, तो उसके कारण पेशेंट के स्टूल का कलर जो है ब्लैक कलर का हो जाता है, इसलिए उसको मेलिना कहते हैं। देन हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन का मतलब है कि जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है, शॉक की वजह से या ब्लीडिंग की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है और शॉक में पेशेंट जा सकता है। देन फैटीग, फैटीग एंड पैलर, एनीमिया की वजह से या ब्लड लॉस होने की वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट होती है। पैलर मतलब पेशेंट के स्किन का कलर जो है बिल्कुल वाइट हो जाता है या बहुत ज़्यादा लाइट कलर हो जाता है, जिसको हम पैलर कहते हैं, जहाँ येलो कलरेशन हो जाती है। और उसके बाद है जॉन्डिस। अगर लिवर फेलियर प्रेजेंट है, लिवर पेशेंट का डैमेज हो जाता है, लिवर सरोसिस हो जाता है, जहाँ लिवर की फाइब्रोसिस हो जाती है, तो उसके कारण जॉन्डिस हो जाता है, जिसमें पेशेंट के स्किन का कलर, पेशेंट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका कलर और पेशेंट की आईज़ का कलर, कंजंक्टाइवा का कलर जो है येलो हो जाता है। और इसके साथ साथ पेशेंट को ईजी ब्लीडिंग या ब्रूजिंग जो है वो हो सकती है। तो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इसोफेजियल वेरिसिस। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करना है ताकि डिज़ीज़ को कंफर्म किया जा सके। तो डायग्नोसिस में पहले तो पेशेंट की हिस्ट्री ले जाती है, पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं उनको चेक किया जाता है, उनको असेस किया जाता है। उसके बाद एंडोस्कोपी की जाती है, एंडोस्कोपी की जाती है ताकि जो वेरिसिस है उसको डायरेक्टली विजुअलाइज किया जा सके। और अगर वेरिसिस प्रेजेंट हैं उनकी ग्रेडिंग करने के लिए एंडोस्कोपी की जाती है, कौन सा ग्रेड है, 1 ग्रेड, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है या ग्रेड 4 है। और कई बार बैंड लाइगेशन के लिए, मतलब कि वेन्स को लाइगेट करने के लिए भी एंडोस्कोपी की जाती है। देन नेक्स्ट जो टेस्ट किया जाता है वो है इमेजिंग टेस्ट। इमेजिंग टेस्ट में अल्ट्रासाउंड डॉपलर स्टडी की जाती है पोर्टल हाइपरटेंशन को डिटेक्ट करने के लिए, और सीटी स्कैन किया जाता है जहाँ एमआरआई एब्डोमेन का किया जाता है। इसमें लिवर के जो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ इसोफेजियल वेरिसिस है उनको डिटेक्ट करने के लिए सीटी स्कैन या एमआरआई की जाती है। उसके बाद लेबॉर्ट्री टेस्ट किए जाते हैं जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट में पेशेंट का जो है ALT, AST, बिलीरुबिन टेस्ट, एल्ब्यूमिन टेस्ट किया जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है ब्लीडिंग को डिटेक्ट करने के लिए, एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए, कोगुलेशन प्रोफाइल जो है वो ब्लीडिंग रिस्क को असेस करने के लिए किया जाता है। तो ऐसे डायग्नोसिस के बाद फिर पेशेंट अगर डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है, डिज़ीज़ जो है या डिसऑर्डर कंफर्म हो जाता है, उसके बाद पेशेंट की मैनेजमेंट की जाती है। मैनेजमेंट में जो ये कंडीशन है इसोफेजियल वेरिसिस, क्योंकि स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है, स्टार्टिंग में ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, एकदम से ये अपीयर हो सकती है, ये कंडीशन सडन इसका ऑनसेट होता है। तो उस केस में एक्यूट ब्लीडिंग अगर पेशेंट को हो रही है, पेशेंट को अगर इसोफेजियल वेरिसिस रप्चर हो गए हैं, तो उस कंडीशन में एमरजेंसी मैनेजमेंट की जाती है। तो एमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले पेशेंट का जो एयरवे है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, एयरवे मेंटेन किया जाता है। एयरवे जो है वो पेटेंट होना चाहिए, और
ब्लीडिंग को कम करने के लिए, जब ब्लीडिंग की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको कम करने के लिए आईवी फ्लूइड्स जो हैं वो स्टार्ट किए जाते हैं, और शॉक को प्रिवेंट करने के लिए और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो स्टार्ट किया जाता है। और मेडिकल इमरजेंसी इसमें बाद में फिर मेडिकेशंस स्टार्ट की जाती हैं। मेडिकेशंस में जो वेसोप्रेसर्स हैं वो दिए जाते हैं पेशेंट को, वो एडमिनिस्टर किए जाते हैं, जिससे कि जो पोर्टल हाइपरटेंशन है उसको कम किया जा सके और उसको मैनेज किया जा सके। बीटा ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं पेशेंट को, और फ्यूचर ब्लीडिंग ना हो तो वो जो हैं वो दिए जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स। देन उसके बाद एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट की जाती है। इसमें एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन किया जाता है। ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए एंडोस्कोपी के थ्रू जो लाइगेट किया जाता है इसोफेगस की वेन्स को। देन स्क्लीरोथेरेपी भी एंडोस्कोपी के थ्रू की जाती है। स्क्लीरोथेरेपी में जो इंजेक्शन दिया जाता है वायरसेस में, ताकि वो वेन्स को जो है वो लाइगेट किया जा सके, जहाँ वेन्स को जो है वो उनकी जो ओपनिंग्स हैं उनको बंद किया जा सके। उसके बाद बैलून टेम्पोनेड जो थेरेपी है वो की जाती है। बैलून टेम्पोनेड में बैलून इंसर्ट करके उसको जो ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल किया जाता है, और ये भी एंडोस्कोपी के थ्रू किया जाता है। और ये टेम्पररी प्रोसीजर है, लेकिन इसमें ब्लीडिंग जो अगर सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें उसको कंट्रोल करने के लिए ये प्रोसीजर किया जाता है। देन उसके बाद टिप्स का मतलब है ट्रांसजुगुलर इंट्रा हिपैटिक पोर्टोसिस्टमैटिक शंट। इसमें शंटिंग की जाती है। शंटिंग का मतलब है कि जो पोर्टल हाइपरटेंशन है उसको रिड्यूस करने के लिए शंट डाला जाता है, ताकि जो उसका मतलब दूसरी जगह पे, दूसरे पार्ट में या दूसरी जगह से अगर ब्लड कहीं और जा रहा है, इसोफेगस में जा रहा है, उसका अलग पाथवे बन गया है, तो उसको उस पाथवे को कहीं और करने के लिए, कहीं और भेजने के लिए शंट डाला जाता है। उसको हम कहते हैं टिप्स थेरेपी। उसके बाद है ये तो एक्यूट मैनेजमेंट होगी इसकी, और उसके बाद जब पेशेंट थोड़ा सेटल हो जाता है तो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की जाती है। उसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो हैं उसके लिए पेशेंट को अल्कोहल अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, और हिपेटोटॉक्सिक ड्रग्स जो हैं, जो कि लिवर के लिए टॉक्सिक होती हैं ड्रग्स, जहाँ लिवर को डैमेज कर सकती हैं, वो ड्रग्स अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। और अगर कोई अंडरलाइंग लिवर डिजीज़ है, जैसे लिवर सिरोसिस है, जहाँ लिवर फाइब्रोसिस है, तो उनको ट्रीटमेंट की जाती है उसकी। देन फार्माकोलॉजिकल प्रिवेंशन में पेशेंट को नॉन इलेक्टिव जो है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो दिए जाते हैं, ताकि जो पोर्टल हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया जा सके और फ्यूचर जो ब्लीडिंग है उसको प्रिवेंट किया जा सके। देन रेगुलर एंडोस्कोपिक स्क्रीनिंग के लिए बोला जाता है। जो हाई रिस्क पेशेंट हैं तो उनको रेगुलर एंडोस्कोपिक स्क्रीनिंग के लिए बोला जाता है, एजुकेट किया जाता है। और अगर एडवांस्ड लिवर डिजीज़ है, मेडिसिन्स से अगर नहीं फ़र्क पड़ता है, जहाँ थेरेपीज़ से अगर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो उसके लिए लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये है इसकी मैनेजमेंट इसोफेजियल वेरिसिस की। देन नर्सिंग केयर क्या प्रोवाइड करनी है जब डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है, जहाँ इसोफेजियल वेरिसिस वाला पेशेंट नर्सिस के पास आता है, तो उसको कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले तो उसकी असेसमेंट की जाती है पेशेंट की पहले हिस्ट्री ली जाती है, सिम्टम्स चेक किए जाते हैं, पेशेंट का वाइटल साइंस जो हैं वो चेक किए जाते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट और ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल जो है वो चेक किया जाता है।
पेशेंट की जीआई ब्लीडिंग के साइंस जो हैं वो चेक किए जाते हैं। पेशेंट की अगर वॉमिट कर रहा है ब्लड तो उसको असेस किया जाता है। पेशेंट का जो स्टूल है उसको असेस किया जाता है, उसका कलर चेक किया जाता है और पेशेंट का स्किन का कलर, आइज़ का कलर, पेशेंट की म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर, नेल्स का कलर जो है वो असेस किया जाता है। देन उसके बाद मॉनिटर फॉर हाइपोवोलेमिक शॉक, पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है और पेशेंट को अगर टैकीकार्डिया है, मतलब इसमें क्या होता है कि जो पल्स रेट है, जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है नॉर्मल से, टैकीकार्डिया उसको हम बोलते हैं। तो वो उसके लिए असेसमेंट की जाती है। पेशेंट की स्किन जो है उसको असेस किया जाता है। शॉक में पेशेंट की स्किन जो है वो कोल्ड हो जाएगी, क्लैमी हो जाएगी, तो उसको चेक किया जाता है। कन्फ्यूजन जो है बढ़ जाएगा पेशेंट का हाइपोवोलेमिक शॉक में, तो उसके लिए मॉनिटरिंग की जाती है। उसके बाद पेशेंट के जो लेबॉरेटरी वैल्यूज़ हैं उनको चेक किया जाता है। जो लिवर फंक्शन टेस्ट है, कोगुलेशन प्रोफाइल है, उसको असेस किया जाता है, उसको चेक किया जाता है। देन असेस न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस में पेशेंट को हिपैटिक एंसेफलोपैथी के लिए चेक किया जाता है। हिपैटिक एंसेफलोपैथी में क्या होता है, पेशेंट को कन्फ्यूजन होती है, उसकी ओरिएंटेशन डिस्टर्ब हो जाती है, पेशेंट का जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो ऑल्टर हो जाता है और एस्टेरिक्स के लिए उसको चेक किया जाता है। पेशेंट को उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस एग्जामिनेशन किया जाता है। असेसमेंट के बाद नर्सिंग इंटरवेंशंस की जाती हैं। नर्सिंग इंटरवेंशंस के लिए दो तरह की होती है। सबसे पहले तो जब एक्यूट स्टेज में पेशेंट आता है तो उसकी इमरजेंसी मैनेजमेंट की जाती है और जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है तो उसकी लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की जाती है। तो सबसे पहले जो इमरजेंसी मैनेजमेंट है उसमें पेशेंट का जो एयरवे है उसको मेंटेन करना ज़रूरी होता है। एयरवे जो है पेटेंट होना चाहिए, पेशेंट को रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पेशेंट को ये देखना है कि वेंटिलेशन पेशेंट की प्रॉपर है और एयरवे पेटेंट है और पेशेंट को अच्छे से सांस आ रहा है या नहीं आ रहा है और ऑक्सीजनेशन जो है वो सही होनी चाहिए। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक करते रहना है पेशेंट का और ये देखना है कि पेशेंट जो है वो शॉक में ना हो। फिर है कि पेशेंट को जो है एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, अगर पेशेंट का एयरवे जो पेटेंट नहीं है या पेशेंट शॉक में है तो कई बार उसका एस्पिरेशन हो सकता है पेशेंट को, तो उस एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए एनपीओ रखना है, पेशेंट को नील पर ओरल रखना है, मतलब पेशेंट को मुंह से कुछ भी हमने खाने को पीने को नहीं देना है। तो इससे क्या है, एस्पिरेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। देन पोजीशनिंग है। पोजीशनिंग में पेशेंट को पोजीशन मेंटेन करके रखनी है। एस्पिरेशन के रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को सेमी फॉलोज पोजीशन में रखना है। सेमी फॉलोज पोजीशन पेशेंट को देनी है ताकि जो एस्पिरेशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके। और उसके बाद जो पेशेंट को, क्योंकि हम ओरली नहीं कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए जो आईवी फ्लूइड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं जैसे नॉर्मल सलाइन है या रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन है, वो आईवी सॉल्यूशन एडमिनिस्टर करने हैं, स्टार्ट करने हैं। और अगर पेशेंट को एनीमिया को रोकने के लिए या एनीमिक पेशेंट है तो उसको अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एडमिनिस्टर करना है, मतलब प्रिस्क्राइब किया गया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है और उसके लिए जो भी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फॉलो करना है। देन एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस, जो भी प्रिस्क्राइब की गई हैं मेडिसिन्स, अगर वेसोप्रेसर्स हैं तो वेसोप्रेसर्स जो हैं वो एडमिनिस्टर करनी है। अगर डाययूरेटिक्स हैं तो वो उनको एडमिनिस्टर करना है। अगर बीटा ब्लॉकर्स प्रिस्क्राइब की गई हैं तो बीटा ब्लॉकर्स एडमिनिस्टर करनी है मेडिसिन्स। और मेडिसिन एडमिनिस्टर करते समय जो भी
14 राइट्स हैं उनको फॉलो करना है। देन प्रिपेयर फॉर एंडोस्कोपिक इंटरवेंशंस। अगर एंडोस्कोपिक प्रोसीजर होना है पेशेंट का, अगर एंडोस्कोपी के लिए बोला गया है पेशेंट को, तो उसके लिए पेशेंट को प्रिपेयर करना है एंडोस्कोपी के लिए, और पेशेंट को उसके बारे में एजुकेट करना है। पेशेंट की फैमिली को भी एजुकेट करना है कि एंडोस्कोपी क्या होती है और क्यों की जाती है, और इसके क्या बेनिफिट्स होंगे पेशेंट के लिए। अगर बैलून टेम्पोनेड ज़रूरी है पेशेंट के लिए, तो उसके लिए बैलून टेम्पोनेड में असिस्ट किया जाता है, और उसके लिए बैलून टेम्पोनेड के लिए पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है। ये हो जाती है इमरजेंसी नर्सिंग इंटरवेंशंस। उसके बाद जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है, पेशेंट की कंडीशन स्टेबल हो जाती है, तो लॉन्ग टर्म नर्सिंग मैनेजमेंट जो है पेशेंट की वो की जाती है। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, पेशेंट एजुकेशन एंड डिस्चार्ज प्लानिंग आ जाता है। मेडिकेशन में जो भी प्रिस्क्राइब की गई हैं मेडिसिन्स, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं जिससे कि पोर्टल प्रेशर है वो रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स दी जाती हैं। डाययूरेटिक्स दिए जाते हैं पेशेंट का अगर फ्लूइड ओवरलोड हो गया है, जहाँ कई बार पेशेंट को एसाइटिस हो जाता है, तो उसके लिए डाययूरेटिक्स जो हैं वो दी जाती हैं। और कई बार लैक्टुलोज जो है वो दिया जाता है पेशेंट को। वो लैक्टुलोज जो है हिपैटिक एन्सेफलोपैथी को जो है कम करने के लिए, जहाँ प्रिवेंट करने के लिए मेडिसिन्स दी जाती हैं लैक्टुलोज। तो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो भी प्रिस्क्राइब की गई हैं वो एडमिनिस्टर करनी है, और उसके लिए 14 राइट्स को फॉलो करना है। उसके बाद न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट है। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट में अगर पेशेंट ओरली नहीं ले रहा है, तो जो भी आईवी फ्लूइड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो एडमिनिस्टर करने हैं, वो सही से प्रॉपरली उनको मैनेज करना है, आईवी फ्लूइड्स थेरेपी को मैनेज करना है। और अगर पेशेंट का ओरली, अगर उसको अलो कर दिया है ओरली लेने के लिए, तो ये देखना है कि ओरली जब पेशेंट ले रहा है तो उसको एस्पिरेशन ना हो, उसको जो सेमी फॉलोअर पोजीशन में रख के पेशेंट को उसमें पेशेंट को कुछ भी ओरली हम दे सकते हैं, और जिससे कि एस्पिरेशन का जो रिस्क है वो उसको प्रिवेंट किया जा सके। अगर पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है, पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है, तो और सही डाइट ले सकता है पेशेंट, तो हाई प्रोटीन डाइट लेने के लिए इनकरेज करना है पेशेंट को। और सोडियम को जो है रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बोलना है, ताकि फ्लूइड रिटेंशन ना हो। और पेशेंट को एजुकेट भी करना है कि अल्कोहल अवॉइड करनी है, स्मोकिंग को अवॉइड करना है, जो हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं उनको अवॉइड करना है, जैसे नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जहाँ एसिटामिनोफेन है, और उनको अवॉइड करना है ये ड्रग्स को, क्योंकि ये लीवर के लिए ख़तरनाक होती हैं ये मेडिसिन्स। पेशेंट को टीच करना है कि जीआई ब्लीडिंग के क्या साइंस होते हैं, उनको कैसे हमने चेक करना है, और अगर जो साइंस डेवलप होते हैं तो इमरजेंसी केयर कैसे लेनी है, कैसे मतलब कि फॉलोअप ज़रूरी है पेशेंट का। और पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के लिए एजुकेशन देनी है, एजुकेट करना है। तो ये आज की वीडियो में हमने लर्न किया इसोफेजियल वेरिसेस। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।